नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के 66 गांव में चल रही चकबंदी का काम, डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को कहा गांव के मौजूद लोगों के साथ रजामंदी से काम करें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उपायुक्तों व जिला राजस्व अधिकारियों को चकबंदी के बकाया कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। चकबंदी के लिए अतिरिक्त मानव श्रम की जरूरत पड़ी तो प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में 12 जिलों के 66 गाँव में चकबंदी का कार्य किया जा रहा है। सबसे अधिक 21 गाँव चरखी दादरी से है। वहीं भिवानी के 14 गाँव में चकबंदी का काम चल रहा है। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि वे निर्धारित अवधि में चकबंदी के कार्य को पूरा करें। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी गाँव में ग्रामीणों की आपसी तकरार के कारण चकबंदी का कार्य प्रभावित हो रहा है तो अधिकारी गांव के मौजूद लोगों के साथ भाईचारा व आपसी रजामंदी से मामलों को निपटान करने का प्रयास करें। चकबंदी से गांव के लोगों को काफी लाभ होगा। अधिकारियों को सुझाव दिया है कि गांव में चकबंदी से पहले हिंदी में प्रकाशित कुछ पोस्टर का वितरण करवा सकते हैं, जिससे चकबंदी की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में लिखी गई हो। इससे ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी और वे चकबंदी के फायदों से पूरी भली भांति जान जाएंगे। वे इसमें सहयोग भी करेंगे। आम जनता के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 22 गंभीर बीमारियों को किया राहत कोष में शामिल। अब आम लोगों को मिली बड़ी राहत। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मरीजों को सीधी मदद पहुंचाने के लिए सीएम पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। अब मरीज सीएम पोर्टल पर मदद के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। सहायता राशि भी सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदक अपनी PPP यानी परिवार पहचान पत्र ID के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में 29 मार्च को नहीं चलेंगी रोडवेज बसें, कर्मचारियों ने किया ऐलान। मांगों की अनदेखी से खफा हरियाणा रोडवेज कर्मचारी फिर बसों का चक्का जाम करने की तैयारी में है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने 2 घंटे तक प्रदर्शन करते हुए ऐलान किया कि 29 मार्च को सभी रोडवेज कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेकर बसों का चक्का जाम करेंगे। साझा मोर्चा की बैठक में परिवहन महकमे का निजीकरण करने और पुरानी पेंशन लागू न करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। बैठक के दौरान रोडवेज में 10,000 सरकारी बसें शामिल करने, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, परिचालक व लिपिक का वेतनमान 35,400 रुपए करने, साल 1992 से 2003 के बीच लगे कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि से पक्का करने, कर्मचारियों को 5,000 रुपए मासिक जोखिम भत्ता देने, कर्मशाला कर्मचारियों को तकनीकी स्केल देने व कम किए आवेदन पहले की तरह ही लागू करने की मांग उठाई गई है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे लागू नहीं होने तक निर्णायक आंदोलन जारी रहेगा। अब नए लुक में नजर आएंगी हरियाणा रोडवेज की बसें। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के साथ मिलेंगी स्लीपिंग बर्थ की सुविधा। रोडवेज की बसें अब नए लुक और यात्रा के लिए जरूरी सुविधाओं से लैस होने जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आरामदायक सीट के अलावा मोबाइल और लैपटॉप चार्जर की सुविधा भी प्रत्येक सीट पर मिलेगी। इसके अलावा लंबी दूरी पर चलने वाली बसों में रोडवेज के ड्राइवर और स्टाफ को आराम करने के लिए ट्रेन की तर्ज पर स्लीपिंग बर्थ भी बनाया जाना है। यात्रियों की बसों में संख्या बढ़ाने के लिए अब 52 की जगह 56 सीटें होंगी। इस पर काम शुरू हो चुका है। हरियाणा रोडवेज ने इसके लिए 809 बसों के चेसिस खरीदकर गुरुग्राम में बसों की बॉडी बनवाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे कि इन बसों को आधुनिक रूप देकर हरियाणा रोडवेज को देश की नंबर 1 परिवहन सेवा बनाया जा सके। हरियाणा के गुरुग्राम शहर को नहीं मिली छूट। 1 अप्रैल से जब्त होंगे 10 और 15 साल पुराने वाहन। हरियाणा सरकार ने बेशक NCR के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों को 10 से 15 साल पुराने वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है, मगर राज्य की साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम को 1 अप्रैल से आफत आना तय हो गया है। सीधे तौर पर कहा जाए तो हरियाणा के गुरुग्राम को सरकार की इस योजना से छूट नहीं मिली है। यही वजह है कि गुरुग्राम में चलने वाले पुराने वाहनों को जब्त करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से हरियाणा की साइबर सिटी में चलने वाले पुराने वाहनों को जब्त किया जा सकता है। सरकार के इस निर्णय के बाद गुरुग्राम के लोगों में परेशानी देखी जा सकती है। हरियाणा में और चौड़ी की जाएंगी सड़कें, दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में किए गए सर्वे व राइट ऑफ वे के आधार पर नाबार्ड व स्टेट फंड के माध्यम से सड़कों की सुधारीकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिसके तहत सड़कों को 12 फीट से लेकर 18 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। साथ ही सुदृढ़ीकरण का काम भी किया जाएगा। साथ ही जहाँ पर राइट ऑफ वे 5 मीटर से अधिक का है, उन्हें 7.5 से 10 मीटर तक करने के लिए इस वर्ष के बजट में विशेष प्रावधान करने का काम किया जाएगा। ट्रैफिक सेंसर को देखते हुए जहाँ जहाँ सड़कों की मोबिलिटी की आवश्यकता है उसे वहां पर एक्सपेंड और वाइडन किया जाएगा।
हरियाणा में अब बदलेगी किसानों की किस्मत, आय होगी दोगुनी, सरकार ने उठाया ये कदम। कुरुक्षेत्र में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रदेश भर के किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए उन्हें इस खेती के फायदे बताए जाएंगे। प्राकृतिक खेती से न केवल किसानों की आय दोगुनी होगी बल्कि उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इससे कृषि उत्पादों में जो गुणवत्ता आएगी उससे न केवल किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सकेंगे बल्कि विदेशों तक में उसकी डिमांड बढ़ेगी। 8 मार्च को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में प्रदेश भर के करीब 1000 महिला किसानों सहित कुल 1500 किसान हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि विशेषज्ञ प्राकृतिक खेती के वैज्ञानिक और परंपरागत कसौटी पर परख कर किसानों के सामने रखेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। हरियाणा स्थित झज्जर वासियों को सीएम का बड़ा तोहफा, 178 करोड़ से ज्यादा की दी सौगात। लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर झज्जर पहुंचे और उन्होंने झज्जर के लोगों को 178 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर गुरुकुल के पास बनने वाले पुरातत्व संग्रहालय का भूमि पूजन किया। साथ ही गुरुकुल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर गुरुकुल के पूर्ण उद्धार के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, गुरुकुल में कबड्डी और कुश्ती की नर्सरी खोले जाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बहादुरगढ़ के लोगों को भी बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बहादुरगढ़ के नवनिर्मित बस स्टैंड, एसडीएम व राजस्व अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर, राजकीय वरिष्ठ महाविद्यालय कसार, राजकीय उच्च विद्यालय जाखोदा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंच से हरियाणा के सभी गुरुकुलों को सोलर पावर प्लांट दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि 2025 तक हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने झज्जर गुरुकुल के रोड को 18 फीट चौड़ा किए जाने की भी घोषणा की। साथ ही हरियाणा में डोमिसाइल बनवाने के लिए भी समय सीमा कम करके 5 साल किए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने अपने विचार व्यक्त किए। बाबा मस्तनाथ के सालाना मेले की तैयारियां शुरू। बाबा मस्तनाथ मठ स्थल बोहर रोहतक में लगने वाले 3 दिवसीय सालाना मेले की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो गई है। यह मेला 9 मार्च सप्तमी से 11 मार्च नवमी तक चलेगा, जिसमें देश विदेश की बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। बाबा मस्तनाथ मठ के इस मेले में भक्तगण अपनी अपनी मन्नतों के साथ यहाँ दर्शन करने आएंगे। सभी के मनोरंजन व खान पान के लिए तरह तरह के झूले व खाने पीने के लिए अनेक स्टॉल लगाए जा रहे हैं। दुनिया भर से भक्त बाबा मस्तनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवमी के दिन बाबा मस्तनाथ दर्शन देते हैं। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कही बड़ी बात। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार हर योग्य बुजुर्ग के खाते में बुढ़ापा पेंशन पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने आगे बताया कि PPP यानी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से करीब 28,000 ऐसे नागरिक मिले हैं जो कभी भी पेंशन नहीं ले रहे थे और उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार का यही प्रयास है कि इन नागरिकों को पेंशन योजना का लाभ पहुँचाया जाए और पूर्व उप प्रधानमंत्री जननायक चौधरी देवीलाल ने जो सम्मान बुजुर्गों को दिया था वह उन्हें अवश्य मिले। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सरकार का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक वर्ग को कवर किया जाए। इसके लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी जिससे प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। स्वामित्व योजना के माध्यम से पूरे हरियाणा में ड्रोन मैपिंग करवाई गई है। साथ ही राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के साथ बिना किसी समस्या के बॉर्डर डिफाइन हो चुके हैं। आने वाले समय में इंटर स्टेट बाउंड्री विवाद को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हरियाणा को एक और हाईवे की सौगात जल्द। 6 लेन के NH 152D का निर्माण 80% पूरा, 8 जिलों को करेगा कवर। नारनौल के कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तक बनाए जा रहे नेशनल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 152D का निर्माण कार्य 80% पूरा हो चुका है। 20% कार्य में ब्रिज एवं क्रॉसिंग, टोल बूथ काउंटर का निर्माण व साइन बोर्ड शेष बचा है, जिसे पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नारनौल के दक्षिण पश्चिम से लेकर कुरुक्षेत्र उत्तर पूर्व के गंगहेड़ी तक करीब 230 किलोमीटर बनने वाले इस नेशनल हाईवे को फिलहाल 6 लेन तक बनाया गया है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अपग्रेड किया जा सकता है। यह हाईवे नारनौल बाईपास पर NH 48B से लिंक करेगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जयपुर, नारनौल, अंबाला, चंडीगढ़ का सफर आसान होगा। दिलचस्प बात यह है कि यह हाईवे किसी भी शहर या फिर गाँव के मध्य से नहीं निकाला गया है, न ही इसके बनाते समय यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकी है। सभी शहर व गाँव बाईपास रखे गए हैं। कार्य पूरा होने के बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाहन चालकों को चंडीगढ़ जाने में सुविधा होगी। यह सड़क परियोजना 230 किलोमीटर लंबी है, जो गंगहेड़ी से नारनौल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक व चरखी दादरी सहित 8 जिलों की सीमा से गुजरेगा। इस हाईवे से जिला कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के लोगों को फायदा होगा।
जयपुर सहित 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 72 घंटों में बदलेगा मौसम, फिर बड़ी सर्दी। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलना शुरू हो गया है। नई पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही जयपुर समेत प्रदेश के 11 जिलों को बादल आगोश में लेने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में इन जिलों में बारिश की संभावना है। उधर बादलों के कारण प्रदेश के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक नए सिस्टम का असर 7 मार्च से प्रारंभ होगा। यह 9 मार्च तक बरकरार रह सकता है। मौसम विभाग का 7 मार्च को सबसे ज्यादा असर रहेगा। इसके कारण अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अलावा उत्तर पश्चिमी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी बारिश हो सकती है। 8 मार्च को इसका असर उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ एरिया में देखने को मिलेगा। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी पानी गिरने की संभावना है। इस दौरान बारिश के साथ आंधी भी परेशान कर सकती है। ऑपरेशन गंगा अभियान का आखिरी चरण जारी, 11 फ्लाइट से 2135 भारतीय लौटे। आज 8 उड़ानों से 1500 नागरिक और लौटेंगे। यूक्रेन रूस युद्ध के 11वें दिन हंगरी स्थित भारतीय दूतावास ने एक अहम ऐलान जारी किया। कहा कि आज से ऑपरेशन गंगा का आखिरी चरण शुरू हो रहा है। ऐसे में वहां फंसे लोग स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच बुडापेस्ट के हंगारिया सिटी सेंटर पहुंचे। ऑपरेशन गंगा के तहत रविवार को 11 फ्लाइट से 2135 भारतीय वतन लौटे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 15,900 भारतीय वतन वापसी कर चुके हैं। ऑपरेशन गंगा 22 फरवरी से आरंभ हुआ था। मिनिस्ट्री के मुताबिक आज यानी सोमवार को कुल 8 स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी। इनमें से 5 बुडापेस्ट से ऑपरेट होंगी। कुल मिलाकर 1500 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। इससे पहले रविवार तड़के 182 भारतीय नागरिकों को एक स्पेशल विमान उड़ान रोमानिया को लेकर एक विशेष उड़ान रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची। वहीं एक अन्य फ्लाइट 183 स्टूडेंट्स को लेकर बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान 210 यात्रियों को लेकर दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरा। यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। कीव लड़ाई बंद करे तो ऑपरेशन भी रोक देंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से रविवार को बातचीत की। मैक्रोन के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पुतिन ने मैक्रोन से कहा है कि यूक्रेन को रूस की शर्तें मान लेनी चाहिए। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करना चाहता। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग को 11 दिन बीत चुके हैं। आज इस युद्ध का 12वां दिन है। राजधानी कीव, खार्किव समेत अन्य शहरों में रूसी हमले जारी हैं। इसके चलते यूक्रेन के गैस ट्रांसमिशन सिस्टम के 16 गैस सप्लाई स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। इस बीच पोप फ्रांसिस ने रूस और यूक्रेन के नाम जारी एक अपील में कहा, अब बहुत हुआ, गुजारिश ये है कि आप खून और आंसुओं की नदियां बहाना बंद करें। रूस यूक्रेन जंग की वजह से अब तक 15 लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। पोलैंड में सबसे ज्यादा करीब 8 लाख लोगों ने शरण ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन नहीं झुका तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हम आजादी के लिए लड़ते रहेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 8 मार्च को फ्रांस जाएंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। IPL 2022 का शेड्यूल जारी, चेन्नई और कोलकाता के बीच 26 मार्च को वानखेड़े में खेला जाएगा पहला मैच, फाइनल 29 मई को। IPL 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टूर्नामेंट का पहला मैच 26 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। अभी सिर्फ लीग मैचों के वेन्यू और तारीख सामने आए हैं। प्लेऑफ और फाइनल की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। फाइनल मैच 29 मई को खेला जाना है। लीग स्टेज के सभी 70 मुकाबले महाराष्ट्र में खेले जाएंगे। 55 मैच मुंबई तो वहीं 15 पुणे में होंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में 20 जबकि ब्रेबॉर्न स्टेडियम में 15 मैच खेले जाएंगे। बचे हुए 15 मुकाबले पुणे के MCA इंटरनेशनल स्टेडियम में होंगे। IPL की 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस टीमें 28 मार्च से अपने अभियान का आगाज करेंगी। इस दिन इन 2 टीमों के बीच वानखेड़े में ही मुकाबला खेला जाएगा।